नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आपने देखना शुरू कर दिया है यनाव का सबसे नया नवेला कार्यक्रम द यनाव शो, जिसमें हम आपको बताएंगे दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें, वो भी आपके अंदाज में और वो भी पूरे विस्तार से। लेकिन पहले आपसे कुछ बात कर लेते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको अपने ओपनिंग शो में ही कहा था कि इस शो में कुछ भी एक तरफा नहीं होगा, दो तरफा होगा। तो वादा के अनुसार मैं आपको दे रही हूं अपना संपर्क सूत्र। ये रहा नीचे हमारा मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर। अब इस पर आपको क्या करना है, तो इस पर आप हमें भेजेंगे अपनी खबर और अपने सवाल। अगर आपके पास भी है कोई खबर जो आपके जिले, प्रखंड या राज्य के स्तर पर महत्वपूर्ण है, तो हमें मेल या व्हाट्सएप करें। हम उसे अपने चैनल पर पूरी प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे, खबर पक्की और सच्ची हो और मुद्दा सामाजिक हो, ताकि हमारे शो के प्रोड्यूसर को भी मजा आए आपके भेजे खबर करने में। दूसरा, आप हमें अपने सवाल भी भेजिए, जिसका जवाब हम आपको अगले दिन एयर नाउ शो के आखिरी में देंगे, और जरूर देंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का द एयर नाउ शो। तो इस शो में हम बात करेंगे खबरों पर विस्तार से। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये जानकारी दी। आज के एपिसोड में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे कि आखिर बी सुदर्शन रेड्डी हैं कौन, कहां से हैं और इनकी एंट्री चुनाव में कैसे होगी। इस पर आगे हम आपसे बातचीत करेंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे सीएसडीएस के उस आंकड़े की जिसके आधार पर राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे, लेकिन आज सीएसडीएस प्रमुख ने अपने उस आंकड़े को ही गलत बता दिया और माफी मांग ली है। इससे राजनीतिक घमासान मच गया है। इस पर भी हम आपसे आगे बातचीत करेंगे। तीसरी खबर की बात कर ले, एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा आज तीसरे दिन गया जी से नवादा पहुंची। यहां उन्होंने चुनाव आयोग और बीजेपी पर पार्टनरशिप की बात कही। उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और चुनाव आयोग पर करारा हमला बोला है। इस खबर पर भी हम इस शो में विस्तार से आप सबसे बातचीत करेंगे। और आज के एनाउ शो में हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी आपको ले चलेंगे और आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि राष्ट्रपति का कोर्ट से सलाह मांगना गलत नहीं है। हम राय दे सकते हैं, फैसला नहीं बदल सके। एनाउ शो में आपको ले चलेंगे पूर्वी भारत की ओर और बताएंगे आपको असम सरकार की दयालु स्वभाव के भी बारे में। आखिर असम सरकार ने एक कंपनी को 3000 बीघा जमीन कैसे दे दी और फिर हाई कोर्ट ने क्या कहा, सब कुछ बताएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। शो पे इस पर हम आज विस्तार से चर्चा करें। चलिए अब खबरों पर विस्तार से बात कर लेते हैं, आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं और एक एक कर खबरों का विश्लेषण करते हैं। उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसकी जानकारी दी। बी सुदर्शन रेड्डी भारत के सबसे सम्मानित कानूनविदों में शामिल हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी रह चुके हैं। इसके अलावा गुवाहाटी और आंध्र उच्च न्यायालय के भी जज रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने बताया कि गठबंधन ने सर्वसम्मति से बी सुदर्शन रेड्डी का नाम तय किया है। उनका मुकाबला एनडीए गठबंधन के सीपी राधाकृष्णन से होगा। बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रताप रेड्डी के अधीन सिविल और संवैधानिक मामलों पर प्रैक्टिस शुरू किए थे। 8 अगस्त 1988 को रेड्डी को हाईकोर्ट में सरकारी वकील नियुक्त किया गया और वो केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील भी बन चुके थे। बी सुदर्शन रेड्डी का जन्म 8 जुलाई 1946 को आंध्र प्रदेश के रंगारेड्डी जिले के अकुला मायलारम गांव में हुआ था। वो एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सुदर्शन रेड्डी ने शुरुआती पढ़ाई के बाद हैदराबाद का रुख किया और उस्मानिया यूनिवर्सिटी से 1971 में लॉ की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद वो कई अहम पदों पर रहे। सुदर्शन रेड्डी पूर्व न्यायाधीश होने के साथ साथ गोवा के पहले लोकायुक्त भी रह चुके हैं। रेड्डी ने करियर की शुरुआत में सिविल और संवैधानिक मामलों की प्रैक्टिस भी की। उन्होंने 1988-90 के दौरान हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में भी काम किया। रेड्डी ने 1990 में 6 महीनों के लिए केंद्र सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील की भूमिका भी निभाई थी। उन्होंने 1995 में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। इसके बाद 2005 में गुवाहाटी हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2007 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने और 2011 में रिटायर हो गए।
एनडीए ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को अपना उम्मीदवार बनाया है। दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव के दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत से आते हैं। राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर 1957 के तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ है। वहीं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। चलिए अब दूसरी खबर पर नजर डालते हैं जो बेहद ही अहम है और वोट चोरी से जुड़ा हुआ है। वोट चोरी को लेकर पूरे देश में हाहाकार है। विपक्ष और सत्ता पक्ष आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। चुनाव आयोग ने भी इस पर अपना बयान दिया है। वोट चोरी जो मामला है उसको लेकर हम आपसे बातचीत इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर किए गए अपने पोस्ट पर आज लोक नीति सीडीएस के सह निदेशक संजय कुमार ने सार्वजनिक तौर पर माफी मांग ली है। उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि पोस्ट जो किया गया था उसके आंकड़े गलत थे और ये डाटा जो है वो टीम के द्वारा गलती से चूक हो गई थी। संजय कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मैं महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किए गए एक्सपोस्ट के लिए ईमानदारी से माफी मांगता हूं। साल 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करते समय गड़बड़ी हो गई थी। डेटा की रो को गलत तरीके से पढ़ लिया गया था। एक्सपोस्ट को हटा लिया गया है। मेरी किसी तरह की गलत सूचना फैलाने की कोई मंशा नहीं थी। आपको बता दें कि ये विवाद ऐसे समय में उभरा है जब विपक्षी गठबंधन और चुनाव आयोग के बीच टकराव तेज हो गया है। 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोट चोरी का आरोप लगाया था। इसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के संदिग्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए भाजपा और इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा। और राहुल गांधी ने हाल ही में बिहार में चुनाव आयोग की विशेष मतदाता सूची संशोधन प्रक्रिया यानी एसआईआर को भी वोट चुराने की साजिश करार दिया था। दिलचस्प तो ये है कि राहुल गांधी इसी सीएसडीएस के आंकड़े का हवाला देकर चुनाव आयोग पर लगातार हमलावर थे, चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे थे। इधर संजय कुमार ने जिस पोस्ट को डिलीट करते हुए माफी मांगी है उसमें आखिर था क्या, ये हम आपको बताते हैं। संजय कुमार ने अपने पोस्ट में दावा किया था कि महाराष्ट्र की रामटेक विधानसभा सीट पर 2024 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या 4,66,203 थी, जबकि विधानसभा चुनाव में ये घटकर 2,86,931 रह गई, यानी लगभग 38.45% की कमी रह गई। इसी तरह देवलाली विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव में 4,56,072 मतदाता थे, जबकि विधानसभा चुनाव में यह संख्या घटकर 2,88,141 हो गई, यानी कि 36.82% की गिरावट। अब आज संजय कुमार माफी मांगते हैं तो कुमार की माफी के तुरंत बाद भाजपा ने उन पर तीखा हमला बोल दिया। पार्टी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने लिखा कि माफी आ गई और संजय कुमार बाहर हो गए। ये वही योगेंद्र यादव के शिष्य हैं जिनकी हर भविष्यवाणी में भाजपा हार रही होती है और जब नतीजे उलट जाते हैं तो टीवी पर बैठकर सफाई देते हैं। उन्हें लगता है कि दर्शक मूर्ख हैं। कांग्रेस के झूठे नैरेटिव को हवाला देने के लिए बिना जांचे परखे आंकड़े पेश किए गए। मालवीय ने आगे कहा कि राहुल गांधी ने जिस संस्था के आंकड़ों का सहारा लेकर महाराष्ट्र के मतदाताओं पर सवाल उठाया था, अब वही संस्था मान रही है कि उसके आंकड़े गलत थे। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी का अगला कदम क्या होगा। अब चलिए तीसरी खबर की बात कर लेते हैं जो कांग्रेस के वोटर अधिकार यात्रा से जुड़ी हुई है। जिस तरह से एसआईआर को लेकर, वोट चोरी के आरोप को लेकर राहुल गांधी ने अपनी यात्रा बिहार से शुरू की है। अब इस खबर के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। तो वोटर अधिकार यात्रा के तीसरे दिन भारी भीड़ उमड़ रही थी। इस दौरान नवादा में बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जिस गाड़ी पर सवार थे उसने एक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी। सुरक्षा में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों ने वाहन को रुकवाया और पुलिसकर्मी को बचाया। बिहार के नवादा में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में एक पुलिसकर्मी के साथ बड़ी अनहोनी होते होते बच गई। सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को ले जा रहे वाहन ने टक्कर मार दी। आनन फानन में सुरक्षा में तैनात अन्य कर्मियों ने ड्राइवर से वाहन को पीछे लेने के लिए कहा और उसे बचाया। इसके बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने उस पुलिसकर्मी का हालचाल पूछा। उधर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच साझेदारी है, दोनों मिलकर वोट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि महागठबंधन बिहार में एक भी वोट चोरी नहीं होने देगा। नवादा के भगत सिंह चौक पर सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ये बातें कही। सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि वोट आपका अधिकार है, ये अधिकार संविधान देता है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त मिलकर ये अधिकार आप सबसे छीन रहे हैं। मैं
तेजस्वी और महागठबंधन के नेता कहना चाहते हैं कि बिहार में एक वोट भी चोरी नहीं करने देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में एसआईआर के नाम पर नए तरीके से वोट की चोरी की जा रही है। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पहले आपका वोटर कार्ड जाएगा, फिर राशन कार्ड और फिर आपकी जमीन अडानी और अंबानी को दे दी जाएगी। ये देश अडानी और अंबानी का नहीं है, देश किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों का है। अब देखना ये होगा कि क्या बिहार के वोटर राहुल गांधी की इस भाषा को कितना समझते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने वाले मामले पर कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आर्टिकल 143 के तहत कोर्ट से राय मांगना गलत नहीं है। मुर्मू ने मई में सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी थी कि क्या राष्ट्रपति या राज्यपाल विधेयकों पर फैसला लेने में अनिश्चित काल तक देरी कर सकते हैं या कोई डेडलाइन तय की जा सकती है। इस मामले पर आज मुख्य न्यायाधीश BR गवई समेत 5 जजों की बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रपति सलाहकारी अधिकारिता में बैठी हैं, ना कि अपील अधिकारिता में। कोर्ट ये राय दे सकता है कि कोई फैसला सही नहीं है, लेकिन इससे पुराना फैसला अपने आप खत्म नहीं हो जाएगा। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक पुराने मामले का हवाला देते हुए कहा कि सलाहकारी अधिकार क्षेत्र में भी कोर्ट किसी फैसले को रद्द कर सकता है। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि राय को बदला जा सकता है, फैसला नहीं। राष्ट्रपति ने 15 मई को 5 पन्नों के अपने रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों को लेकर 14 सवाल पूछे थे। कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि ये मामला पूरे देश को प्रभावित करेगा। ये मामला सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल पर विधेयकों को रोकने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को रोके रखने में कामयाब नहीं हो सकते, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह माननी ही होगी। अब हम एक ऐसे खबर पर आपसे बातचीत करेंगे विस्तार से जिसको लेकर हाई कोर्ट के जज भी अचंभित थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आपने अक्सर ये सुना होगा कि सरकार विकास के लिए लोगों से जमीन मांगती है, जिस पर सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे, इस तरह की बातें कहकर। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि सरकार किसी को उतनी जमीन दे दे जितने भर में पूरा जिला ही समा जाए? दरअसल बात कुछ ऐसी ही है। असम सरकार ने बड़ी ही दयालुता दिखाई है, इतनी दयालुता कि एक कंपनी को 3000 बीघा जमीन लीज पर दे दी गई। जैसा ताज्जुब आपको हुआ ये खबर सुनकर, कुछ ऐसा ही रिएक्शन हाई कोर्ट के जज को भी हुआ था। असम का दिमा हसाओ जिला पहाड़ों और जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की जमीन, यहाँ की नदियां और जंगल सिर्फ प्राकृतिक संपदा नहीं बल्कि आदिवासी समुदाय की जिंदगी की धुरी है। ये इलाका संविधान की 6ठी अनुसूची में आता है, यानी यहाँ की जमीन किसी बाहरी व्यक्ति या कंपनी को आसानी से नहीं दिया जा सकता। संविधान की 6ठी अनुसूची वो मजबूत घेरा है जो आदिवासियों को और उनकी जमीनों को बाहरियों की बुरी नजर से बचाता है। लेकिन असम सरकार का दिल बड़ा है, उन्होंने संविधान में किए गए इन तमाम जतनों को अनदेखा कर दिया है। दिमा हसाओ के उमराग असोक क्षेत्र में असम सरकार ने 3000 बीघा जमीन एक निजी कंपनी को लीज पर सौंप दी। 3000 बीघा यानी करीब 4 स्क्वायर किलोमीटर। इतनी बड़ी जमीन पर एक कोई गांव बसा सकते हैं, हजारों परिवार खेती कर सकते हैं और असंख्य पेड़ पौधे और जानवरों का घर हो सकता है। लेकिन सरकार ने दावा किया कि ये जमीन बंजर है, यहाँ खेती नहीं हो सकती और इसका कोई खास इस्तेमाल भी नहीं है, इसलिए इसे उद्योग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार इस जमीन पर रह रहे लोग कहते हैं कि ये दावा पूरी तरह सच नहीं है। उनके मुताबिक इस इलाके में जंगल है, पहाड़ी हैं, ढलानों पर खेती होती है और कई परिवार पीढ़ियों से यहाँ रहते आ रहे हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी जमीन आखिर किसे दी गई है? जवाब है महाबल सीमेंट्स नाम की इस कंपनी को। ये कंपनी सीमेंट का प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ एक फैक्ट्री लगाना चाहती है। सरकार का कहना है कि कंपनी 11,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, बदले में हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और क्षेत्र का विकास होगा। असम सरकार ने फरवरी 2025 में हुए एडवांटेज असम 2.0 नाम के निवेश सम्मेलन में इस कंपनी के साथ समझौता किया था। उसी समझौते का नतीजा है कि ये 3000 बीघा की लीज है।
रोचक बात यह है कि जब सरकार और कंपनी के इस सौदे का विरोध होना शुरू हुआ तो कंपनी ही सबसे पहले अदालत पहुंची, लेकिन अदालत में यह मामला कंपनी के लिए उल्टा पड़ गया है। हाईकोर्ट के जज संजय कुमार ने इस डील को देखते ही अचरज जताया है। उनका कहना था कि इतनी बड़ी जमीन देकर कंपनी पर इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि 3000 बीघा तो पूरे जिले जितनी जमीन हो जाएगी, ये कैसे दे दी गई, सरकार ये स्पष्ट करे। अदालत ने यह भी साफ किया कि दीमा हसाओ कोई साधारण इलाका नहीं है, ये 6ठी अनुसूची वाला जिला है। यहाँ आदिवासी समाज के हित पहले हैं और उनकी जमीन की सुरक्षा किसी भी कीमत पर कमजोर नहीं हो सकती। यही नहीं, अदालत ने यह भी कहा है कि विकास की जरूरत कंपनी की नहीं, जनता की है। सिर्फ उद्योग लगाने के नाम पर किसी समुदाय की जमीन और जंगल को खतरे में नहीं डाला जा सकता। अदालत ने नॉर्थ काछार हिल्स ऑटोनोमस काउंसिल को निर्देश दिया कि वो सारे कागज और नीतियां पेश करे जिसके आधार पर ये लीज दी गई है। तो ये नाउ के खास एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको हमारा ये खास कार्यक्रम कैसा लग रहा है, आप इसे लिखकर जरूर बताएं हमें, और अपना अथाह प्यार हमें ऐसे ही लुटाते रहें, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आएगा और आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहेंगे, आप हमारा ऐसे ही साथ देते रहेंगे। आप सभी का शुक्रिया। शुभ रात्रि।